अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि ज़्यादातर औरतों का आजकल सिजेरियन हो रहा है। उसकी बहुत सी रीजंस होती हैं जो कि हमने अपनी एक वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ शेयर की हुई हैं। लेकिन जब आपका सिजेरियन हो जाता है तो फिर आपका अगला क्वेश्चन यही होता है कि हम इससे जल्द से जल्द कैसे रिकवर हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको उसके बारे में कुछ टिप्स देने वाले हैं या कुछ तदाबीर बताने वाले हैं ताकि आप लोग का अगर सी सेक्शन हुआ हो तब उसको फॉलो करें और अपने आप को जल्दी से हील अप कर सकें। आप जानते हैं कि ऑपरेशन के फौरन बाद आप लोगों से मूव नहीं किया जाता। उसकी दो वजूहात होती हैं, या तो आपको एनेस्थीसिया दिया गया होता है या फिर आपको एपिड्यूरल दिया होता है। एपिड्यूरल के बाद आपको कुछ देर के लिए आपकी बॉडी नम होती है यानी कि सुन्न होती है, तो आपसे ना तो खुद मूव किया जाता है ना आपको अपने बॉडी पार्ट्स का कुछ एहसास होता है क्योंकि वो नम होते हैं। इसलिए फौरी तौर पे आपको ना बाथरूम जाया जाता है और ना ही चला फिरा जा सकता है। तो आपको कैथीटर लगाया जाता है जो कि काफ़ी घंटे आपको लगाया जाता है ताकि आप यूरिन उसमें पास कर सकें, और फिर उसको कुछ अरसे के बाद रिमूव किया जाता है और फिर आपको कहा जाता है कि नॉर्मल तरीके से यूरिन पास करें और आप स्टूल पास करें और इसके बाद आपको छुट्टी मिलती है। पहले जो 24 घंटे होते हैं उसमें एक सी सेक्शन वाली औरत को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना होता है। एक वेजाइनल डिलीवरी यानी कि नॉर्मल डिलीवरी वाली औरत से ज़्यादा उसको सफ़र करना पड़ता है क्योंकि वो ना ही फौरी तौर पे अपने बच्चे को दूध पिलाने के काबिल होती है और साथ ही आने जाने वालों का जो रश होता है उसके साथ वो अपने आप को ईजी महसूस नहीं करती और उसको काफ़ी अभी टाइम चाहिए होता है रिकवरी के लिए। और इसमें कुछ चीज़ें उसको फेस भी करनी पड़ती हैं जो कि ब्लड क्लॉट्स हैं। कुछ औरतों को ब्लड क्लॉट्स लेग्स की जानिब बन जाते हैं जिससे उनका चलना फिरना मुहाल हो जाता है। उनकी टांगों में बहुत शदीद दर्द होता है, ये नमनेस हो जाती है। उसके लिए उनको फिर कुछ स्पेशली डिज़ाइन कफ दिए जाते हैं जिससे उनकी टांगों में खून की सप्लाई बेहतर हो सके। इसके अलावा ऑपरेशन के 24 घंटों के अंदर अंदर कुछ औरतों को बड़े शदीद क्रैम्प्स महसूस होते हैं यानी कि खिंचाव महसूस होते हैं। ये इसलिए होता है कि यूट्रस वापस श्रिंक हो रही होती है और इसकी फीलिंग जैसे आपको मेंसेस में क्रैम्प्स होते हैं वैसी होती है, लेकिन ये ज़्यादा जोर के होते हैं और आपको इसमें पेन ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद डॉक्टर या नर्स आपके मुआयना करती है कि कहीं आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, ब्लीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हो रही, सफाई ठीक से हुई है या नहीं, और ये भी देखा जाता है कि कहीं आपको कोई ऑपरेशन वाली जगह पे कोई मसला तो नहीं हो रहा, जख्म ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी फौरी तौर पर देखी जाती हैं। शुरू के कुछ वीक्स में आपको बहुत अपनी नॉर्मल रूटीन के काम नहीं करने होते, ना ही कोई एक्सरसाइज करनी होती है क्योंकि ये डेंजरस वीक्स होते हैं। इसमें आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है और इसमें आपके ऑपरेशन से भी ब्लीडिंग हो सकती है। आपके जो टांके लगे होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए 1 से 2 हफ्तों का टाइम होता है आपके वुंड का बाहर से हीलिंग का। लेकिन मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि बाहर के जख्मों से ज्यादा अंदर के जख्म भरने में टाइम लगता है क्योंकि ये 3 लेयर्स में आपके स्टिचेस होते हैं। तो बैरोनी स्टिचेस फौरी तौर पे ठीक हो जाते हैं लेकिन अंदर के होने में कुछ वक्त दरकार होता है। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि 6 महीने तक आप अपने हस्बैंड से नहीं मिलना। लॉन्ग टर्म रिकवरी यानी कि अगर आप ये देखना चाहती हैं कि आपकी मुकम्मल सेहतयाबी कब होती है तो ये डिफरेंट टाइम दरकार होता है। आमतौर पे जो डॉक्टर या मिडवाइफ कहती है उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं कि आपका जो कूल्हों का एरिया है वो थोड़ा उसके मसल वीक हो जाते हैं, आपको अपने यूरिन के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रहता। इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कुछ औरतों को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके अंदर खून की कमी हो गई होती है या और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई होती है। अब अगर आप जल्दी जल्दी रिकवर होना चाहती हैं तो आपको कुछ टिप्स मैं देने वाली हूँ। याद रखिए कि जब आपका ऑपरेशन होता है तो ज़रूरी नहीं कि जो आपकी कुछ रिलेटिव्स का ऑपरेशन हुआ हो तो आपको उतना ही टाइम लगे ठीक होने में। ये औरत से औरत फ़र्क होता है क्योंकि हर औरत की बॉडी डिफरेंट होती है। कईयों को कुछ प्रॉब्लम होती है, कईयों को कुछ होती है। अगर आपके टांकों में इन्फेक्शन हो जाए या आप कोई अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम हो जैसे कि आपको डायबिटीज़ हो तो फिर आपको रिकवरी का टाइम ज़्यादा लगता है आम औरतों के निस्बत। तो इसलिए हर औरत के रिकवरी का टाइम डिफरेंट होता है। लेकिन जो टिप्स मैं बताने वाली हूँ वो अगर आप फॉलो करें तो आपको इंशाल्लाह जल्दी आराम मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, यानी कि बहुत सारा आराम करें। कोई भी सर्जरी हो उसके बाद आराम बहुत ज़रूरी होता है।
वैसे तो ये सी सेक्शन के बाद थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न होता है वो ज्यादा लंबा नहीं सो पाता। कुछ बच्चे 1 से 2 घंटे के बाद उठ जाते हैं और रोने लगते हैं और उनको फिर ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत होती है बार बार। तो इस वजह से जो माँ होती है उसकी ना तो नींद पूरी होती है ना रेस्ट पूरा होता है। इसमें ये हेल्प चाहिए होती है आपको कि कम से कम अगर बच्चे को आपने दूध पिला लिया है तो कोई आपको इसमें हेल्प कर दे और आप थोड़ी सी अपना नींद पूरी कर लें या आराम पूरा कर लें, ताकि आपकी जो हीलिंग है वो जल्दी जल्दी हो सके। सेकेंड चीज होती है कि आपको घर के कामकाज के लिए और बच्चे की केयर के लिए भी किसी की हेल्प को लेना पड़ता है। इसकी वजह ये होती है कि बच्चे को नहलाना, बच्चे को वॉश कराना, ये सब कुछ एक ऑपरेशन जिसका हुआ हो वो औरत नहीं कर सकती, इसलिए उसको किसी की हेल्प की जरूरत होती है। अब ये आपने सोचना है कि आपकी हेल्प के लिए कौन फिजिबल है। आपका हस्बैंड आपके साथ कोऑपरेटिव है, आपके ससुराल वाले हैं, या आप कोई बहन है या मदर है जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, तो आपने उनसे इसके बारे में बेझिझक होकर हेल्प लेनी है। इसके बाद होता है प्रोसेस योर इमोशंस, क्योंकि एक नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा एक औरत का जब ऑपरेशन होता है वो सेंसिटिव हो जाती है, वो इमोशनल एक्सपीरियंस कर रही होती है, क्योंकि उसके तवक्कात से खिलाफ उसका ऑपरेशन हो गया होता है और वो अपने आप को थोड़ा सा विक्टिम टाइप महसूस कर रही होती है, कभी अपने आप को ब्लेम करने लग जाती है। और हमारे माशरे में कुछ औरतें कुछ आपको ब्लेम भी करती हैं कि शायद ये आपकी कोताही थी, सुस्ती थी वगैरह वगैरह, कि आपका ऑपरेशन हुआ या आपको उतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी बच्चे से क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ है। तो इस तरह की जब बातें सुनने को मिलती हैं तो आपको इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको आपने जरूर कंसीडर करना है और आपने लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना। जो चीज फील होती है उसको आपने फौरी तौर पे एक्सप्रेस करना है, चाहे वो डॉक्टर से करें, चाहे हस्बैंड से करें, या उसका कोई हल देखें। इसके बाद आपने वॉक करनी है। आपको एरोबिक्स करना मना होती है, लेकिन वॉक बहुत जरूरी होती है। इससे जो स्टिचेस होते हैं वो उसमें अकड़ाहट नहीं आती और वो आपकी स्किन के साथ जल्दी मिक्सअप होते हैं। और इसके अलावा आपके जिस्म में जो खून की सर्कुलेशन है वो अच्छे से होती है, और जो आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होता है ब्लीडिंग का, वो उसमें क्लॉट्स नहीं ज्यादा बनते और आपको पेन कम होती है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए आपको चलना फिरना चाहिए। इसके बाद मैनेज पेन। कई औरतों को ज्यादा दिन तक दर्द होती है, कई औरतों को जल्दी दर्द में आराम आ जाता है, लेकिन अगर आपको दर्द से आराम नहीं मिल रहा तो आप पेन किलर्स लीजिए जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किए हैं। लेकिन अगर वो लेकर भी आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के साथ राब्ते की जरूरत है, ताकि वो आपको ऐसी दवाई प्रेस्क्राइब करे जिससे आपको ये दर्द ना सहना पड़े। इसके बाद ये है कि वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शंस। आपको अपना डेली कुछ टेम्परेचर मॉनिटर करना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके जिस्म में मुसलसल टेम्परेचर ज्यादा रह रहा है, कुछ जगहों पे स्वेलिंग है, या आपको बहुत शदीद पेन है, या लाल रंग की धारियां सी नमूदार हो रही हैं आपके ऑपरेशन के इर्द गिर्द, या आपको शदीद सर्दी लगने लग गई है, तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो आपने नोटिस में लाने हैं डॉक्टर के कि कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। इसके बाद फाइट कॉन्स्टिपेशन। होता ये है कि जब आपके हार्मोन्स वापस शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं, जिससे आपके स्टमक के जो मसल्स हैं वो थोड़े से वीक हो गए होते हैं और उनको भी कुछ टाइम चाहिए होता है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग में। इसके अलावा आप ऑपरेशन के बाद ज़्यादा टाइम लेटती हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और ये भी कि आप उतना नहीं खा पाती जितनी आप रूटीन में खाती थी। तो आपको चाहिए कि काफ़ी सारा पानी पिएं और फाइबर रिच फूड लें और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और अगर पॉसिबल हो तो डॉक्टर से कहें कि आपको स्टूल सॉफ्टनर दे दें, यानी कि ऐसे कोई ड्रॉप्स वगैरह दे दें जिससे आपको स्टूल ईजीली आ जाए। इसके बाद गेट स्पॉट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। नई माँ के लिए बच्चे को पहली दफ़ा दूध पिलाना बहुत मसला होता है, और अगर आपका ऑपरेशन हुआ हो तो आपको समझ नहीं आती कि आपने बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। इसमें अगर आप किसी की हेल्प ले लें तो वो आपको कोई खास एंगल बता देगा जिसमें आपको दर्द भी नहीं होगी और आप इजीली बच्चे को फीड करा सकेंगी। तो फर्स्ट टाइम आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सपोर्ट की ही जरूरत होती है। इसके बाद सीक हेल्प फॉर लॉन्ग टर्म इश्यूज, यानी कि अगर तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि आपको मसल्स की कमजोरी हो रही है, या आपको ये लग रहा है कि आपको अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहा, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो आपने इसको बेयर नहीं करना, आपने फौरन डॉक्टर के पास जाना है और उसको ये बताना है। इसमें आप मुझसे ये भी पूछती हैं कि हमें डॉक्टर के पास फिर जाना कब चाहिए, तो इसकी कुछ सूरत हाल होती हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहली बात ये कि अगर आपको यूट्रस में शदीद क्रैम्प्स महसूस हों और वो आते हों और जाते हों, यानी कि बार बार से आपको दर्द के खिंचाव के जो
दौरे हैं वो पड़ रहे हैं, बार बार से आपको खिंचाव पड़ता है, फिर जिस्म रिलैक्स हो जाता है, फिर और जोर से पड़ता है, तो इस तरह से आपने ये चीज को कंसीडर करना है और डॉक्टर के पास जाना है। या आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही हो, या आपको बार बार से सर दर्द हो रहा हो, या डिप्रेशन और एंजाइटी हो रहा हो, तो आपने डॉक्टर से बात करनी है। और कुछ सिचुएशंस इमरजेंसी की भी होती हैं। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि आपको हर घंटे के अंदर आपके एक से ज़्यादा पैड भर रहे हैं, या जो टैम्पॉन आप यूज़ कर रही हैं वो बार बार से भर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास इमरजेंसी जाने की ज़रूरत होती है। या ये कि अगर अल्लाह ना करे कि आपके इंसिजन्स में कोई रप्चर हो जाए, यानी कि वहाँ पे कुछ आपका ज़ख्म छिल जाए, फट जाए, या आपको लगे वहाँ से खून निकल रहा है, या वहाँ से कोई रेशा निकल रहा है, तो आपने फौरी इमरजेंसी तौर पे डॉक्टर के पास जाना है। इसके बाद अगर आपको कुछ ऐसी थॉट्स आ रही हो कि आपका दिल कर रहा हो कि या तो मैं अपने आप को मार दूं या मैं अपने बच्चे को मार दूं, तो इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स का अगर आपके ऊपर स्पेल आता है, तो आपने इसमें इमरजेंसी डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा अगर आपको शदीद टांगों में दर्द हो रहा है और वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है और पाँव सुन्न हो गए हैं, तो भी आपने आपके डॉक्टर के पास जाना है। और एक और सिचुएशन ये है कि अगर आपको ये लगे कि मुझे सांस मुश्किल से आ रहा है, तो फिर आपने बिल्कुल वेट नहीं करना, आपने इमरजेंसी डॉक्टर के पास जाना है। उम्मीद है कि मैंने आपको वो तमाम टिप्स दे दी हैं जो कि आपको फौरी तौर पे रिकवर करने में हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनका सी सेक्शन रेकमेंड हो चुका है या अभी उनकी डिलीवरी होने वाली है, ताकि अगर उनका सी सेक्शन हो जाए तो वो अपने आप को जल्दी से हील अप कर सकें, खुद से केयर करके। अपने वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।